आफ्टर नोइंग द मीनिंग ऑफ रूरल क्रेडिट और एग्रीकल्चरल क्रेडिट, दोनों एक नाम है, लेट्स हिट इट्स सोर्सेस. बेसिकली रूरल क्रेडिट सोर्सेस या एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोर्सेस are divided into two categories. One are institutional, second are non-institutional. Non-institutional में आते हैं लैंडलॉर्ड्स, ट्रेडर्स, मनी लैंडर्स, महाजन, सेठ, साहूकार, पुराने ज़माने में आने वाले ज़मींदार. अब इन सब के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा है मूवीज़ में, सीरियल्स में. आज भी कोई गांव के बैकग्राउंड पे मूवीज़ बनी हैं तो आपने देखा होगा. इन सब के साथ मेजर प्रॉब्लम ये थी कि इनके ऊपर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था या गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं था. तो इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि ये हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे. मतलब किसान ने यहाँ से लोन ले लिया तो कन्फर्म है बाज़ार से कई गुना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा. नंबर 2, उतना करने के बाद भी इनके हिसाब किताब में कभी भी ट्रांसपेरेंसी नहीं रही है. आपने मूवीज़ में, एपिसोड्स में देखा है कि हमेशा इस तरीके के लोग लैंडलॉर्ड्स, ट्रेडर्स वगैरह से किसान लोन लेते हैं और फिर उनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार या स्ट्रगल्स वगैरह होते हैं जो आपने देखा हुआ है. तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की दो मेजर प्रॉब्लम है, हाई इंटरेस्ट रेट एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी. हाँ, टिल फिफ्थ 5-year प्लान अराउंड रूरल क्रेडिट का 93% नॉन इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज दे रहे थे. मतलब कि उस समय बोलबाला ज़्यादा नॉन इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज का था. फिर 5th year प्लान ऑनवर्ड्स टाइम बदला और लोग इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की तरफ जाने लगे. तो ये नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं. अब बात कर लेते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की. तो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में ये कुछ नाम मैंने लिखे हुए हैं, जैसे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़. आप क्लास 11th में कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ के आए हैं. आपने डिफरेंट टाइप के कोऑपरेटिव्स पढ़े थे, जिसमें आपने पढ़ा था कि मार्केटिंग कोऑपरेटिव होता है, एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव होता है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ होती है, जिसमें वो लोग जिनके पास छोटी छोटी सेविंग्स है या बहुत कम अमाउंट की सेविंग्स है वो आपस में मिलते हैं, सब अपनी अपनी सेविंग्स एक साथ ग्रुप करते हैं, फिर मेंबर्स को ही क्रेडिट नीड्स जो होती हैं उनको पूरा किया जाता है. तो एग्रीकल्चरल क्रेडिट कोऑपरेटिव्स जो आपने पिछले साल पढ़ी थी वो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में काउंट होती है, क्योंकि हमारे यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट पूरा बना हुआ है, गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करती है और उसी एक्ट की वर्किंग के अकॉर्डिंग ये क्रेडिट सोसाइटीज़ वर्क करती है रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ. दूसरा है SBI और सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स. अब आप सब जानते हैं बैंक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है लोन्स देना. अब बैंक्स स्पेसिफिकली एग्रो लोन्स देते हैं, एग्रीकल्चरल के लिए लोन्स देते हैं, हर टाइप के लोन, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म. और आप इसको बहुत अच्छे से जानते हैं कि बैंक्स हमारे हर टाइप के लोन भी प्रोवाइड कराते हैं. जैसे हम पर्सनल लोन की भी बात करें, एजुकेशन लोन, बट अभी हम इस चैप्टर में केवल एग्रीकल्चरल लोन्स की बात करेंगे. तो बैंक्स जो हैं वो एग्रीकल्चरल लोन्स जो प्रोवाइड कराते हैं वो रूरल क्रेडिट के सोर्सेज के इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में आते हैं. इसके अलावा आते हैं RRBs एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक. RRBs का फुल फॉर्म होता है बेटा रीजनल रूरल बैंक. हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक. आपने भिलवाड़ा में देखा है एक बैंक, सुना होगा आपने, बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसकी ब्रांच यहाँ पर आपके मेन मार्केट में L2C के पास है और इसके अलावा एक ब्रांच इसकी सुभाष नगर में भी है. तो दैट इज़ RRB, रीजनल रूरल बैंक, एंड इसके अलावा लैंड डेवलपमेंट बैंक. अब इन दोनों बैंक्स की खासियत होती है कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट करते हैं. जैसे भिलवाड़ा में मैंने आपको दोनों की प्रेजेंस बता दी है. तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और आसपास के गांवों में, डिस्ट्रिक्ट और उसके आसपास के गांवों में जो फार्मर्स की क्रेडिट नीड्स है स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर रिलेटेड, उनको एड्रेस करने का काम करते हैं. अब इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा आता है नाबार्ड. बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि नॉर्मल बैंकिंग कंडीशंस में हु इज़ द टॉप मोस्ट बैंक, आपका आंसर आएगा RBI. बट अब मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ और एडअप करने की कोशिश करूँगा कि अगर कोई आपसे पूछे रूरल क्रेडिट में या एग्रीकल्चरल क्रेडिट में, यानी जो लोन्स आपके एग्रीकल्चर के लिए दिए जाते हैं, उसमें टॉप मोस्ट बैंक कौन सा है, तो आपको बोलना है उसका नाम है नाबार्ड. एग्रीकल्चर के सेक्टर में या एग्रीकल्चर क्रेडिट में या रूरल क्रेडिट के सेक्टर में टॉप मोस्ट बैंकिंग अगर कोई इंस्टीट्यूशन है तो उसका नाम हमें देना है नाबार्ड. इसका यहाँ
इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 12 जुलाई 1982। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और ये रूरल क्रेडिट के सेक्शन में या एग्रीकल्चर क्रेडिट के सेक्शन में टॉप मोस्ट बैंक की तरह वर्क करता है। जो स्टेटस नॉर्मल बैंकिंग में आरबीआई का है, वही स्टेटस एग्रीकल्चर क्रेडिट के सेक्टर में आपके नाबार्ड का है। हाँ, आरबीआई नाबार्ड को भी कंट्रोल करता है, बट इसने एक तरीके से आरबीआई ने नाबार्ड को क्या रखा है कि एग्रीकल्चर क्रेडिट पूरा तेरे हाथ में, आप संभालो, एग्रीकल्चर क्रेडिट का पूरा काम आप देखो। हाँ, नाबार्ड को कंट्रोल करने का काम फिर भी आरबीआई का ही बना रहेगा। तो इसके फंक्शन में मैंने आपको बताया कि नाबार्ड टॉप मोस्ट बैंक है इन रूरल क्रेडिट, और रूरल क्रेडिट को ही हम दूसरे तौर पे हम कहते हैं एग्रीकल्चरल क्रेडिट। इसके अलावा इट टेक्स डिसीजन फॉर द बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर एजेंसीज एंड क्रेडिट डिलीवरी। अब देखिए, ऑब्वियस है टॉप मोस्ट बैंक बन गया, तो रूरल क्रेडिट के अंदर जितने भी अदर इंस्टीट्यूशन वर्क कर रहे हैं, जैसे क्रेडिट कोऑपरेटिव्स, एसबीआई, अदर कमर्शियल बैंक्स, आरआरबीज एंड लैंड डेवलपमेंट वर्क, तो इन सब की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेट करने का काम भी नाबार्ड के हाथ में आ जाता है। जैसा अभी मैंने बोला था, आरबीआई ने कह दिया नाबार्ड को कि रूरल क्रेडिट का काम आप संभालोगे, एग्रीकल्चर क्रेडिट का काम आप संभालो, हम नहीं आने वाले। तो जितनी भी अदर एजेंसीज़ यहाँ पर वर्क कर रही हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना और किसान तक सही तरीके से लोन्स की डिलीवरीज वगैरह पहुँचाना, ये नाबार्ड का काम है। और एक मॉनिटरिंग का मतलब ये होता है कि जो भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं लोन की, क्रेडिट की या रीफाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स को जिनको इन्होंने फिनेंस कर रखा है, उनका वहाँ पर फंड्स का प्रॉपर यूज़ हो रहा है या लोन का प्रॉपर यूज़ हो रहा है या नहीं, इस चीज़ का मॉनिटरिंग करना भी नाबार्ड का काम होता है। सो दीज आर इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज एंड दीज आर नॉन इंस्टीट्यूशनल। सो स्टूडेंट्स, we have seen rural credit sources that were institutional and non-institutional. Non-institutional की एक ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, high interest rate and lack of transparency into the total transactions। और फिर हमने institutional sources के बारे में बात की। अब देखिएगा, फिर से बात घूम के आ गई मेन बेनिफिट्स ऑफ institutional sources, कि institutional sources से लोन वगैरह हम लेंगे तो क्या बेनिफिट होंगे। नंबर 1, the interest rates will be reasonable and number 2, there will be transparent transactions। जो ट्रांसपेरेंसी यहाँ नहीं होती थी, जो हाई इंटरेस्ट रेट यहाँ थी, वो प्रॉब्लम्स यहाँ सॉर्ट आउट हो जाती है। बट स्टिल अभी भी कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमें रूरल क्रेडिट के सेक्टर में या इंस्टीट्यूशनल सेक्टर में देखने पड़ेंगे, जिसमें पहला प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ कोलेट्रल। कोलेट्रल को हम सिक्योरिटी भी कह सकते हैं। हम जानते हैं किसान ऑलरेडी गरीब हैं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, तभी तो वो रूरल क्रेडिट की तरफ जा रहे हैं। अब ऑब्वियसली कि बैंक्स क्या चाहते हैं, बैंक्स चाहते हैं कि अगर आप लोन लेने जा रहे हैं तो आपको कुछ सिक्योरिटी के तौर पर रखना पड़ेगा, मॉर्गेज रखना पड़ेगा या कोलेट्रल रखना पड़ेगा। कोलेट्रल का मतलब ही सिक्योरिटी है। अब आप खुद बताइए, किसान के पास खाने को पैसे नहीं हैं तो वो कोलेट्रल कहाँ से लाए। फिर भी किसान कैसे न कैसे कभी अपनी ज़मीन, कभी अपना घर रख के लोन्स उठाता है। नंबर 2, वेविंग ऑफ लोन्स। पिछले कुछ सालों में एक बड़ी प्रॉब्लम हमारी पॉलिटिक्स में आई है कि जब भी इलेक्शन आते हैं, कोई ना कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट आपके किसानों को जो लोन देती है वो माफ़ कर देती है, क्योंकि किसान आज की तारीख में एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। आप किसानों को सेटिस्फाई करने के लिए लोग, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, वो उनके लोन्स माफ़ कर देते हैं। नो डाउट बहुत अच्छी बात है, बट सोचिए बैंक्स को कितना नुकसान होता है। बैंक्स का वो जो लोन था वो वापस सेट ऑफ होता ही नहीं है, तो बैंक्स के लोन्स डूब जाते हैं। तो ये एक हमारे सामने और प्रॉब्लम आती है। ऑलरेडी बैंक्स के पास बहुत बड़ा एनपीए चल रहा है, नॉन प्रोग्रेसिव एसेट्स हैं, और इस तरीके से लोन्स अगर उनके माफ़ कर दिए जाते हैं तो ऑब्वियस है कि लोन की रिकवरी नहीं हो पा रही है। तीसरी कि हमारे बैंकिंग सेक्टर्स अभी भी फार्मर्स के बीच में सेविंग्स हैबिट डेवलप नहीं कर पाएंगे। अब इसको मैं थोड़ा रॉन्ग पॉइंट लूँगा, क्योंकि देखिएगा ऑब्वियस है कि पर्सन सेविंग तब करेगा जब उसके पास ऑलरेडी इतनी इनकम हो कि वो अपनी विशेष पूरी कर चुका हो। बट हमारे फार्मर्स के पास ऑलरेडी इतनी इनकम है ही नहीं कि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर पाएँ, तो सेविंग्स की बात नहीं उठ पाती। फिर भी एक पॉइंट हमारे यहाँ सामने आ रहा है। एंड लास्ट प्रॉब्लम की अबाउट जितनी भी हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस की है, और पहले भी हम एग्रीकल्चर चैप्टर को पढ़ के आए हैं, लैक ऑफ
प्रॉपर सिक्योरिटी, लैक ऑफ प्रॉपर प्राइजेस ऑफ द फार्मर्स प्रोड्यूस, इन सब वजहों से और लोन ट्रबल्स की वजह से अल्टीमेटली हमारे यहाँ फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं, विच इज़ ए डैम ट्रेजिक केस। हमारे यहाँ अगर पॉइंट हिंदी में कहूँ अन्नदाता कहा जाता है किसान को, इंग्लिश में कहें तो ब्रेड गिवर कहा जाता है, बट वही पर्सन्स अपनी क्रॉपिंग करेक्ट ना हो पाने की वजह से लोन प्रेशर में आके और अदर इश्यूज़ की वजह से सुसाइड कर रहे हैं। तो दैट इज़ ए वेरी बैड एस्पेक्ट ऑफ इंडियन credit system or Indian agriculture system. So here we have completed the rural credit section. Remember lingering challenges में पहला rural credit का section था, तो वो rural credit section यहाँ पर आके complete होता है।